अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक सवाल दिया था, आपने किया भी होगा और आपको उसमें मसले भी नहीं आए होंगे। किया है, मसले होंगे, होने चाहिए थे। अच्छा, मैं ना इसमें इसको बाद में करता हूँ डिस्कस। पहले मैंने आपको एक डिस्कशन करके ना IRR तक पहुंचाना है, वो पहुंचा लूं ना, वो बात बीच में रह जाएगी। वो पहुंचा लूं, फिर एंड पे करता हूँ डिस्कस। ये जो अभी सारी डिस्कशन करने लगा हूं, अगर आप इसको समझना चाहें बहुत अच्छी बात है, वरना करना तो वैसे ही जैसे अभी तक कर रहे थे। इसको समझना चाहें तो अच्छी बात है। मैं एनपीवी के पीछे जो लॉजिक है ना, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको एनपीवी की रैशनल या एनपीवी के पीछे कहानी क्या है वो बताने लगा। मेनली ये बात नॉलेज के लिए हो रही है, अगर समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात। एनपीवी टेक्निक की ना कहानी समझा रहा हूं। एक प्रोजेक्ट है बस 1 साल का, और उसमें हमें 100 मिलियन इन्वेस्ट करना है, और बस साल का प्रोजेक्ट है। साल बाद हमें नेट 115 मिलियन मिल जाएगा। तो हम इस प्रोजेक्ट पे कितने % रिटर्न कमा लेंगे? 15%। प्रोजेक्ट नहीं चल रहा। प्रोजेक्ट 1 साल का है, उसमें 100 मिलियन जीरो पे इन्वेस्ट होगा, और बस साल बाद प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा नेट 115 मिलियन कैश देके। तो इस प्रोजेक्ट से कितने % रिटर्न मिलेगा? रिटर्न मतलब मुनाफा। जैसे एक इन्वेस्टर को अगर वो पैसा कहीं इन्वेस्ट करता है और उसको उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा मिलता है, जो बैंक में इन्वेस्ट कर रहा है तो इंटरेस्ट है, तो उसको रिटर्न भी कहते हैं कि उसको अपनी इन्वेस्टमेंट पे इतना एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो वो रिटर्न है। इंटरेस्ट नहीं रिटर्न होता। रिटर्न का मतलब है इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो पैसा वापस आएगा, एक्स्ट्रा कितना आएगा, तो ये रिटर्न है। तो कितने % रिटर्न है? 15%। तो ये आम आंख से आपको नजर आ रहा है कि 15%। कोई मुश्किल किसी को 15% ढूंढने में? अच्छा जी, एक प्रोजेक्ट है, उस पे 0 पे 100 मिलियन जाएगा, 1 पे उससे 70 मिलियन नेट मिलेगा, 2 पे उससे 40 मिलेगा, और 3 पे उससे 25 मिलेगा। इस प्रोजेक्ट से एनुअल प्रोजेक्ट कितना रिटर्न कमा के देगा? हाँ जी, पहली बात आम आंख से नहीं नजर आ रहा। दूसरी बात, जो आपने कैलकुलेटर पकड़ लिया, आप पकड़ लें, आपसे नहीं निकलना, तो रिटर्न नहीं बता सकते आप, इतना आसानी से नहीं निकल सकता। तो प्रोजेक्ट से जो कैश फ्लो हमें मिलेंगे, उसमें जो रिटर्न है यानी जो एक्स्ट्रा है, अगर उसको एक एनुअलाइज्ड % में देखना हो तो उसको कहेंगे इस प्रोजेक्ट से हमें इतना रिटर्न मिलेगा। ये चूंकि आसान था, आम आंख से पता चल रहा था 15% रिटर्न, ये ऐसे आपको नहीं पता चलेगा। वापस आता हूं उस पे। अगर सीढ़ियों पे हम यहां खड़े हैं और ये एक बैग है जो कितनी सीढ़ियों पर है? 1 2 3 4 5 6 सीढ़ियों पर है। चाहिए ना? हाँ, मतलब 6 ऊपर है ना भाई। चलें सीढ़ियों पे 1 2 3 4 5 6। अरे ये कौन रख गया? तो 6 ही है ना, 6 पे आगे पता चलेगा ना। तो 6 सीढ़ियां ऊपर है। अगर हम ये दरमियान वाली गिनती की बजाय मैं एक और काम करता हूं। अगर हम इस बैग को 10 सीढ़ियां नीचे लाएं, 10 सीढ़ियां, और ये नीचे लाते लाते हमसे भी नीचे चला जाए, तो इसका मतलब हमारे और इस बैग में गैप 10 सीढ़ियों से कम था। दोबारा, ऊपर कहीं बैग पड़ा हुआ है, इसको हमने नीचे खींचना है। अगर हम नीचे खींच के 10 सीढ़ियां नीचे उतार लें, 10 सीढ़ियां, और नीचे उतार के अगर हमसे नीचे चला गया, तो इसका मतलब पहले हमारे और इसके दरमियान गैप 10 सीढ़ियों से कम था। 10 सीढ़ियां नीचे उतारें और हमारे कदमों में पड़ा हुआ आके, तो इसका मतलब हमारे उस बैग में गैप 10 सीढ़ियां ही था। और अगर 10 सीढ़ियां नीचे उतारें और ये अभी भी हमसे ऊपर है, तो इसका मतलब हमारा इसका गैप 10 सीढ़ियों से ज्यादा था।
ये 3 सिनेरियो समझ आए कि नहीं? हम जितनी सीढ़ियां नीचे जितने स्टेप्स नीचे खींच रहे हैं, अगर नीचे खींचने के बाद वो हमसे भी नीचे चला गया, इसका मतलब हमारा इसका गैप 10 सीढ़ियों से कम था। और अगर 10 सीढ़ियां नीचे खींचने के बाद स्टिल हमसे ऊपर है, तो इसका मतलब गैप 10 सीढ़ियों से ज्यादा है। और अगर 10 सीढ़ियां खींचने पे ये हमारे पास पहुंच गया, तो मतलब गैप 10 सीढ़ियों का ही था। इधर आते हैं वापस। ये तो आपसे आम आंख से नहीं निकलेगा, इस पे बात करते हैं। इस प्रोजेक्ट की, इसको छोड़ें, इस प्रोजेक्ट की एनपीवी निकाल दें 7% पे, नीले वाले की नहीं, काले वाले की 7% पे एनपीवी निकालें। जी एनपीवी, एनपीवी जी 7.48। अच्छा, और अगर आप इसकी एनपीवी निकालें 15% पे, 15% एनपीवी, दिन गुजर गया एनपीवी निकालते निकालते, एनपीवी 0। किसी से एनपीवी नहीं निकल रही तो शर्म आनी चाहिए इसको। एनपीवी 0, ये इस काले वाले कैश फ्लो की। अच्छा, और अगर आप एनपीवी निकाल दें 18% पे, देखें कितनी, -2.54। अच्छा, अभी तक ना मैंने 3 बातें की हैं, तीनों दोहरा रहा हूं। ये सादा सा प्रोजेक्ट था, इसमें आपको आम आंख से पता चल रहा है कि ये कितने % रिटर्न कमा के देगा, इसमें नहीं पता चल रहा। तीसरी बात मैंने की, दूसरी बात मैंने ये की कि ये सीढ़ियों वाली, कि अगर हम कहीं खड़े हैं, मतलब हम यहां खड़े हैं, ये हमारे लिए बेस पॉइंट है, ऊपर पड़ा हुआ सामान है, अगर हम उसको 10 सीढ़ियां नीचे खींचते हैं और वो हम तक पहुंच रहा है, तो गैप 10 सीढ़ियां ही था। हमसे नीचे चला जाता है तो गैप 10 सीढ़ियों से कम था, हमसे स्टिल ऊपर रह जाता है तो गैप 10 सीढ़ियों से ज्यादा है। और तीसरा काम मैंने ये पता नहीं क्यों बस करवाया है कि मैंने इसकी 3 अलग अलग तरह से एनपीवी निकलवाई। यहां तक क्यों के अलावा किया क्या है वो समझ आया तो आगे चलता हूं। चलें अब क्यों पे आता हूं। एनपीवी की कैलकुलेशन, डिस्काउंट रेट क्या होता है? डिस्काउंट रेट हम क्या यूज करते हैं एनपीवी की कैलकुलेशन के लिए? कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो बस सिर्फ कहा था कि सवालों में से काम चला लेंगे। शुरू में जब आपको एनपीवी बताई थी तो डिस्काउंट रेट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं कहा था मैंने, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहा था। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, अगर पुराना रजिस्टर रजाइयों के बक्से में नहीं रखा है तो देखें जरा खोल के, जब एनपीवी पहली दफा लिखी थी, यानी मुझ पे यकीन तो नहीं ना आ रहा, कह रहा हूं लिखवाया था। अच्छा देखें 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 क्या लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। चलें पेजेस वापस आ जाएं, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। आपको एक जॉब मिल रही है कहीं, और इलाका भी मुश्किल खतरनाक इलाका है, वहां और बड़े बड़े मसले हैं, रहने का, खाने पीने का, आने जाने का, सिक्योरिटी थ्रेट अलग है, लेकिन मजबूरी है करना है। तो अब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप अपने माइंड में एक मिनिमम सैलरी सोचेंगे कि इतनी हो तो मैं बिक जाऊंगा। वो आपने अपने लिए एक मिनिमम सैलरी सोच ली, गए उस एम्प्लॉयर ने ऑफर की, तो उसकी ऑफर कब एक्सेप्ट कर लेंगे? जो अपनी मिनिमम रिक्वायर्ड है उतनी हो या उससे ज्यादा हो, और अगर कम है तो रहने देंगे। वो जो एक रिक्वायरमेंट सोची थी, अगर उस जॉब में मुश्किलें और ज्यादा होंगी तो आप अपनी रिक्वायरमेंट को और बढ़ा लेंगे, और अगर बहुत आसानियां होंगी तो कम में भी राजी हो जाएंगे। यानी कितना मुश्किल काम है तो आप अपनी सैलरी की रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से ही सेट करेंगे। लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में अभी तक मैं आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ही पढ़ा रहा था, जिसमें हम कोई नया प्लान सेटअप कर रहे थे तो ये एक इन्वेस्टमेंट थी। तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट क्यों करता है? नहीं, अब प्रॉफिट का वर्ड चेंज कर लेते हैं, रिटर्न कमाने के लिए। इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है रिटर्न कमाने के लिए, और रिटर्न नॉर्मली एक एनुअल फिगर को कहा जाता है। यानी कोई भी इन्वेस्टर अगर ये जानना चाहेगा ना कि इस प्रोजेक्ट से मुझे कितना रिटर्न मिलेगा, तो वो ये नहीं कह रहा होगा कि 25 साल बाद मुझे टोटल 350% मिलेगा, वो कहेगा एनुअली इतने % मिलेगा। ये एक रूटीन है, एक नॉर्म है कि इन्वेस्टर अपना जो रिटर्न जानना चाहता है या कैलकुलेट करना चाहता है वो एनुअल बेसिस पे कर रहा होता है। अगर वो प्रोजेक्ट रिस्की ज्यादा होगा तो वो उससे रिटर्न जो कमाना चाहेगा वो ज्यादा रिटर्न कमाना चाहेगा, और अगर बहुत कम रिस्की होगा तो थोड़े रिटर्न में भी खुश हो जाएगा। यहां तक बातें समझ आ रही कि नहीं? एक बात फिर सैलरी वाली बात दोबारा बताता हूं। एक जॉब है, उसमें बहुत सारी मुश्किलें हैं, और आपने अपने दिमाग में एक, या तो है ना कि आप बिल्कुल ही वो 25 रुपए भी करने को तैयार हो जाएंगे, आप इतने बुरे हालात हैं। तो ऐसी बात नहीं कर रहा, आपने अपने जहन में एक मिनिमम टारगेट रखा, और जॉब की जितनी ज्यादा मुश्किलें होंगी उतना टारगेट ज्यादा रखा होगा, उतना रिक्वायर्ड ज्यादा रखा होगा। अगर एम्प्लॉयर ने उतना या उससे ज्यादा ऑफर किया तो ठीक है, कम ऑफर किया तो छोड़ देंगे। एक ये मिसाल दी है। और दूसरी बात मैंने की है कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट क्यों करता है? रिटर्न कमाने के लिए। और रिटर्न नॉर्म्स ये है
कि एक एनुअल परसेंटेज की फिगर में बोला जाता है, और जितना ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट होगा इन्वेस्टर उतना ज्यादा रिटर्न कमाना चाहेगा। एनपीवी टेक्निक ये है कि इन्वेस्टर कैश फ्लोज एस्टिमेट करता है और उनकी डिस्काउंटिंग करता है, और डिस्काउंटिंग करता है वो अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे। ये एनपीवी में तरीका बताया था। और फैसला कैसे करता है? अगर एनपीवी पॉजिटिव आ गई तो ठीक है, और अगर जीरो भी आ गई तो भी चल जाएगा। नेगेटिव आई, अब उसकी रीजन बताता हूं। अगर हम फ्यूचर कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग कर रहे हैं तो सीढ़ियों से नीचे खींच के ला रहे हैं ना। अगर इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इस प्रोजेक्ट से 7% था तो उसने प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज को 7% पे डिस्काउंट किया, मतलब नीचे खींचा होगा। और अगर आंसर स्टिल पॉजिटिव है तो इसका मतलब है ये प्रोजेक्ट उसके रिक्वायर्ड से ज्यादा कमा के देगा, तो अच्छा प्रोजेक्ट। अगर एनपीवी अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे निकाली और जीरो आ गई, यानी फ्यूचर कैश फ्लोज को खींचा 15% पे, तो इसका मतलब है जितना रिक्वायर्ड था उतना ही कमा देगा, तो भी चल जाएगा। लेकिन एनपीवी नेगेटिव आ रही है, यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे डिस्काउंट करने से एनपीवी नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब है जितना हमें चाहिए प्रोजेक्ट उससे कम कमा के देगा। तो इसलिए एनपीवी में पॉजिटिव और जीरो पे हां कर देते हैं और नेगेटिव पे ना कर देते हैं। एक बार दोबारा सुन लें, एनपीवी कैलकुलेशन के पीछे साइंस ये है कि इन्वेस्टर प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग करेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेगा, उसको ऊपर से खींच के नीचे लाएगा औकात पे, किस रेट पे जो उसका उस इन्वेस्टमेंट से रिक्वायर्ड रिटर्न है। इस कैलकुलेशन का फायदा यह है कि हमें एनपीवी देख के यह पता चल जाएगा कि जितना हमें चाहिए उससे बेहतर कमा के देगा, उतना ही कमा के देगा या कम कमा के देगा। तो नेगेटिव पे क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि जितना हमें चाहिए, हमें नीचे खींच के पता लग रहा है कि उतना नहीं कमा के देगा। और पॉजिटिव पे क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जितना हमें चाहिए ये उससे ज्यादा ही अच्छा है। ये एनपीवी की साइंस है। ये सारी कहानी अगर आप कुछ ना कुछ अपने अल्फाज में लिखना चाहें तो लिख लें। नहीं, ये मतलब नहीं है। एनपीवी जीरो पे हम क्यों राजी हो जाएंगे? लेकिन हम तो कुछ कमा ही नहीं रहे एनपीवी जीरो में। देखें, आपने एक सैलरी सोची कि इतनी सैलरी मिलेगी तो ठीक है। अब उसने एम्प्लॉयर ने वही फिगर बोल दी, आप कहेंगे नहीं मैं तो नहीं करता। भाई जितनी सोची थी उतनी दे रहा है तो बस ठीक है ना। तो एनपीवी जीरो का मतलब ये नहीं है कि प्रोजेक्ट कुछ नहीं कमाएगा। एनपीवी जीरो का मतलब है कि जितना हम कमाना चाहते हैं उतना ही कमा के देगा, तो ठीक है। एनपीवी टेक्निक ये है कि हम लोग प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं किस रेट पे? जो इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है जितना हम कमाना चाहते हैं प्रोजेक्ट उससे अच्छा कमा के देगा। अगर आंसर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब है जितना हम चाहते हैं उतना ही कमा के देगा, और आंसर नेगेटिव आ रहा है तो जितना हम चाहते हैं उससे कम कमा के देगा। यह है एनपीवी की कहानी।
ये कैफ लेवल पे टेस्ट होता तो नहीं है, बीएफडी में भी कभी कभार होता है, लेकिन बहरहाल है तो बताना तो है। ये मैंने इन्फ्लेशन की एक चीज छोड़ी हुई थी, वहां जगह है तो वहां लिख ले, जो कि नहीं है जगह इसलिए यहीं लिखे। इन्फ्लेशन रेट का डिस्काउंट पे क्या असर है ये बताने लगा। डिस्काउंट रेट वो रस्सा है जो हम कैश फ्लोज पे डाल के खींच रहे हैं। तो अगर कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन नहीं है तो उनको जिस रस्से से खींचना है, और अगर कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन भी भर दें तो फिर जिस रस्से से खींचना है, दोनों सेम होने चाहिए? नहीं, अगर कैश फ्लोज और मोटे ताजे हो गए, इन्फ्लेशन भर दी है, तो रस्सा भी फिर वैसे ही होना चाहिए। तो डिस्काउंट रेट अगर इन्फ्लेशन इग्नोर करके है तो वो और है, और अगर इन्फ्लेशन को डालना है तो वो और है। एक कहलाता है रियल रेट और एक कहलाता है मनी रेट या नॉमिनल रेट। आप लोगों को सवाल में बाय डिफॉल्ट नॉमिनल रेट ही दिया होता है और हमने वही यूज करना होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट चूंकि है, हो सकता है टेस्ट, इसलिए बता रहा हूं। रियल रेट वो रेट है जिसमें इन्फ्लेशन इग्नोर्ड है। और अगर रेट ऑफ रिटर्न में इन्फ्लेशन भी इनकॉर्पोरेटेड है तो वो नॉमिनल रेट है। ज्यादा बड़ा रेट कौन सा होगा, नॉमिनल या रियल? नॉमिनल, ये बड़ा रेट होता है। और किसी बुजुर्ग ने फार्मूला बनाया हुआ है कि अगर रियल रेट से नॉमिनल रेट तक जाना चाहें तो फार्मूला ये है, m इज इक्वल टू 1 प्लस आर 1 प्लस आई माइनस 1। अब ये इसमें अल्फाबेट्स क्या है? m मनी रेट, r रियल रेट, i इन्फ्लेशन रेट, और ये 1 और ब्रैकेट और प्लस माइनस तो आप पहचानते हैं। तो मनी रेट, रियल रेट और इन्फ्लेशन रेट। ये मनी रेट है, ये रियल रेट है, और ये जनरल इन्फ्लेशन रेट। अगर सवाल में उन्होंने ये चीज टेस्ट की अगर, तो सेल प्राइस का इन्फ्लेशन रेट अलग, वेरिएबल का अलग, ये अलग दिया होगा। अगर ये चीज टेस्ट की तो होती नहीं, एमएफए में हुई भी नहीं है। सवाल लिखें। रियल रेट ऑफ रिटर्न, रियल रेट ऑफ रिटर्न 9%, 9%। इन्फ्लेशन रेट 6%, 6%। मनी रेट ऑफ रिटर्न बताएं। जी कितना आया? ठीक है, 15.54, 1.09, 1.06 माइनस 1, 15.54%। अच्छा, अब आप नोट ये लिख लें कि सवाल में इन्फ्लेशन होती है तो कैश फ्लोज में हमने इन्फ्लेशन डालनी होती है, इसलिए डिस्काउंट रेट भी नॉमिनल वाला ही होगा। जो क्वेश्चन में दिया होता है बाय डिफॉल्ट वो नॉमिनल ही होता है।
अगर कहा है कि रियल है तो फिर पहले नॉमिनल बनाएंगे फिर सवाल सॉल्व करेंगे, लंबी बात होगी ना। क्वेश्चन में अगर इन्फ्लेशन है तो कैश फ्लोज में हमने इन्फ्लेशन डालनी होती है, तो इसलिए डिस्काउंट रेट भी नॉमिनल वाला ही यूज होना चाहिए। क्वेश्चन में जो डिस्काउंट रेट होता है बाय डिफॉल्ट वो नॉमिनल ही होता है, इसलिए करें यूज। लेकिन अगर स्पेसिफिकली कहा है कि ये रियल है तो फिर हम नॉमिनल रेट निकाल के फिर डिस्काउंटिंग करेंगे। क्वेश्चन में जो डिस्काउंट रेट दिया होता है बाय डिफॉल्ट वो नॉमिनल ही है और उसी को ही यूज करना होता है। लेकिन अगर क्लियरली मेंशन्ड है कि ये रियल रेट ऑफ रिटर्न है या रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है तो उसको फिर नॉमिनल बनाएंगे और फिर डिस्काउंट रेट के तौर पे यूज करेंगे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR, ये पीआरसी में है और कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं, आपको 5-6 स्टेप्स से सॉल्व होता है। कैलकुलेटर के ऊपर ही फिगर्स डाल के आंसर निकलता है ना, कि लिखना पड़ता है बहुत सारा। मेरे ख्याल में तो कैलकुलेटर के अंदर ही निकल आता है, लेकिन वो पीआरसी था। यहां ऐसे नहीं करना, यहां पर आपको स्टेप से ही सॉल्व करना है। ये काला वाला प्रोजेक्ट क्या उम्मीद है कितने % रिटर्न कमा के देगा? ये इसका IRR है, बस ये IRR। हम प्रोजेक्ट की जो जो एस्टिमेशंस कर रहे हैं वो कितने % रिटर्न कमा के देगा वो उसका IRR है। IRR होता है X, IRR is the rate of return project is expected to generate। ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं कहा मैंने, हमारे एस्टिमेशंस के मुताबिक कितने % कमा के देगा ये है IRR। और IRR कैलकुलेट कैसे होगा? LR प्लस NPV at LR, NPV at LR माइनस NPV at HR, HR माइनस LR। ये है जी IRR का फार्मूला। और LR HR का मतलब ये है कि हम कोई से 2 डिस्काउंट रेट्स ले रहे होंगे, तो उनमें से जो कम होगा वो LR है, जो ज्यादा होगा वो HR है। हम लोग कोई से 2 डिस्काउंट रेट यूज करेंगे, जो कम है वो लोअर रेट है और जो ज्यादा है वो हायर रेट है। अच्छा, पहले मैं आपको ना सवाल से इसकी कैलकुलेशन करके देता हूं, उसके बाद नॉलेज के लिए, बस नॉलेज के लिए जो इसकी कहानी समझना चाहेंगे कैलकुलेशन की, नॉलेज के लिए वो भी बता दूंगा। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, फार्मूला लगाना आना चाहिए। अच्छा, मुझे किसी बच्चे ने कहा कि आप कहते हैं ना कि ये मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो करना तो ऐसे ही है। तो इससे हम अपना दिमाग बंद कर लेते हैं, हम सुनने की कोशिश ही नहीं करते। ये सही है बात है? अच्छा, बहुत जरूरी है भैया, बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। ये लिखा LR और HR मैंने एक्सप्लेन किया, वो नहीं ना लिखा होना। हमने कोई से 2 डिस्काउंट रेट्स यूज करने हैं, तो उनमें से जो थोड़ा है वो LR लोअर रेट है, जो बड़ा है वो हायर रेट है। बिल्कुल नहीं, अलग अलग है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अलग चीज है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अलग चीज। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं? BFD में निकालेंगे, यानी वो एक अलग टॉपिक है। वैसे तो MFA में एक चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेकिन वैसे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रिस्क कंसीडर करना और वो BFD में। अभी के लिए क्या डिफरेंस है? काला वाला प्रोजेक्ट, अगर बिजनेस का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 7% हो तो NPV बहुत से बारी है। तो इस मिसाल में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना?
रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 7%। लेकिन ये प्रोजेक्ट उम्मीद क्या है, कितने कमा देगा? 15। ये आईआरआर है। प्रोजेक्ट की जो हमने एस्टिमेटेड कैश फ्लोस की फिगर लिखी है उसके मुताबिक ये कितने परसेंट रिटर्न कमा के देगा, ये आईआरआर है। और हम लोग एनपीवी निकालते हुए जो डिस्काउंट रेट यूज करना चाह रहे हैं, जो मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से भी बताया था, वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो दोनों में फर्क है। लेकिन आपकी इस नन्ही सी उम्र में फर्क समझ आ जाएगा, चांस कम है, क्योंकि बीएफटी में भी ना इसमें बड़ी डिस्कशन करनी पड़ती है मुझे दोनों के फर्क समझाने में। तो अगर अभी समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। वो लिखा है एनपीवी के सवाल में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे डिस्काउंटिंग होती है, और आईआरआर के सवाल के अंदर वो आईआरआर कैलकुलेट करके दिखाना है हमने। ये मैं आपको सवाल से सिखाता हूं। निकाल लिया आईआरआर, डिसीजन रूल क्या है? प्रोजेक्ट का आईआरआर निकाल लिया तो चलो 16% आ गया। अब आगे अच्छा प्रोजेक्ट है, नहीं है, क्या है, किससे हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे अगर इसका आईआरआर हमारे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है या बराबर है। और एमएफए लेवल पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको बताया हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एमएफए लेवल पे। यानी प्रोजेक्ट अगर इससे ज्यादा या बराबर कमा के दे रहा है तो ठीक है। और अगर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में से चूज करना है तो जिसका आईआरआर ज्यादा है। अच्छा जी, अब आप आए, हमने ना कुछ सवालों में 6-6, 7-7 लाइनें खाली छोड़ी हैं, वहां आए। सबसे पहले शायद कुछ 4 क्लासें पहले ऑटम 17 में छोड़ी थी। हाँ जी, पहुंचे। अच्छा, एनपीवी निकालते हुए क्या था? 0, 2, 3, 4 बस, और मिलियन थे। अच्छा, आपने ना मुझे फिगर्स बतानी है डिस्काउंटिंग से पहले वाली, जस्ट पहले वाली, यानी सारे कैश फ्लोज जब लिख लिए थे तो उनका नेट जो आ रहा था वो बताइए। 450 10 4.53 जी, 117.0 727.5 और फिर इसके बाद डिस्काउंट फैक्टर लिखे थे कितने परसेंट? 893,797,636 और फिर इसका आंसर बना था 450 104.53 111 110.9 105.24 और एनपीवी बन गई थी 64.5 पॉजिटिव। यहां तक लिख लिया हुआ है। इसके बाद कहा था 6-7 लाइनें छोड़ लें। इस सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी? आईआरआर। तो तरीका यह है कि जैसे अब तक एनपीवी निकालते आ रहे थे वहां तक तो ऐसे ही चलेगा। उसके बाद इसी के नीचे बेशक एक लाइन छोड़ लें और ये कैश फ्लोज दोबारा लिख लें, सारे नहीं, ये नेट वाला। अब आगे चल रहा है, मतलब ये नोट करने वाला आपका। यहां तक पहुंच गए थे, इसके बाद ये फिगर दोबारा लिख लेंगे। 450 117.05 139.27 148.57 303.82 अच्छा, अब हम ना ऐसे ही खुद से एक और डिस्काउंट सोच लेंगे, जो मैं कह रहा हूं 20%। अब 20% पे फैक्टर रहिए 0.833
0.694579.482 पॉइंट ये 96 पॉइंट 146 पॉइंट और इसकी एनपीवी क्या बन गई 23.38 नेगेटिव। IRR इज इक्वल टू, हमने दो डिस्काउंट रेट लिए हैं, एक 12 और एक 20। 12 और 20 में से लोअर कौन सा है? शाबाश, हाँ जी 12 है। 12 प्लस 12% की एनपीवी 64.54 डिवाइडेड बाय 12% की एनपीवी 64.54 माइनस 20% वाली एनपीवी माइनस 23, तो ये प्लस हो जाएगा 23.38। यहां माइनस था, इस नेगेटिव की वजह से वो प्लस हुआ है, इनटू 17.87% ये IRR। और सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? नहीं आगे पढ़े ना, और एडवाइस करना है। तो IRR ये है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12 है, तो फिर क्या जी, ये वाला इसकी बात कर रहे हैं, ये माइनस है और ये एनपीवी ना नेगेटिव थी, ये वाली, ये माइनस ही है, तो एनपीवी जो भी है वो लिखनी है, वो माइनस था तो इसलिए प्लस। तो एडवाइस ये है कि हम एक्सेप्ट कर लेंगे बिकॉज IRR इज मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। है 20 कहां से आया? गुड क्वेश्चन। अच्छा ये 20 कहां से आया बताता हूं, आप एक काम करें कि और आगे चले देखें, और कहीं 6-7 लाइनें छोड़ी नहीं है। इस्लामाबाद वाले में ऑटम 22, इसकी रिक्वायरमेंट की वर्डिंग अभी नहीं समझाई, बस वैसे ही इसका IRR निकालने को कहा था। तो एनपीवी किस पे निकाली हुई है? ऑटम 22 8% पे। मैं कह रहा हूं दूसरा 15% यूज कर लें और IRR निकालें, दूसरा 15% यूज कर लें और IRR निकाल दें। इस्लामाबाद वाला ऑटम 22 इस्लामाबाद वाला एनपीवी 8% पे निकाली हुई है, दूसरा 15% ले लें और IRR निकाल दें। जिसका IRR ज्यादा है, बिल्कुल नहीं। एनपीवी पॉजिटिव हो तो अच्छा प्रोजेक्ट है, एनपीवी पॉजिटिव का मतलब है प्रोजेक्ट ज्यादा कमा के देता है, एनपीवी बहुत पॉजिटिव का मतलब है प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा कमा के देता है, हाँ। और दूसरे के एनपीवी ज्यादा है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर हुआ भी तो ये कुछ एक्सेप्शनल चीज होती है जो फाइनल लेवल पे हो, तो उसमें फिर MIRR का कॉन्सेप्ट होता है, वो एमएफए में नहीं है। नॉर्मली एनपीवी जिसको जिताएगी IRR भी उसी को जिताएगा, नॉर्मली ऐसा ही होगा।
नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या जी? जी नहीं बताई, इस 20 की भी रीजन नहीं बताई। हाँ जी, कितना निकला यार? 9 पॉइंट, बिल्कुल सही है। और भी छोड़ी मेरे को लाइन है। ऑटम 19 में। अच्छा, अब ना आप कल एक काम करके आ रहे हैं कि ऑटम 19 का भी आईआरआर था वो निकाल रहे हैं, और स्प्रिंग 19 जिन्होंने लिफ्ट नहीं कराई थी वो अब लिफ्ट करा दें। अच्छा, अब मैंने करना यह है कि एक तो आपको इसकी रीजन बतानी कि मैंने 20 क्यों लिया, फिर मैंने आपको बता तो दिया आज बहुत कुछ आईआरआर और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, लेकिन जो लोग भी सोच रहे थे उनके दिमाग में चक्कर ही है इस वक्त। जो सोच नहीं रहे, करना तो ऐसा ही है, वो जिंदगी में चिल करेंगे, लेकिन जो सोच रहे हैं तो रिक्वायर्ड रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न ये कंफ्यूजिंग बात है। और ये जो मैंने आईआरआर बताना था कि कैलकुलेशन एवी नॉलेज के लिए ये लॉजिकली कैसे कैलकुलेट हो रही है, ये 2-3 बातें कल बता के उससे उम्मीद है कि आईआरआर में अफाका होगा। उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन से हटके मैं और चीजों पे आऊंगा, और वो भी करेंगे हम, वो रेलिवेंट कॉस्टिंग वाली चीजें, कितना मटेरियल पहले पड़ा हुआ है और उतना और है, और वो भी लाने हैं इसके अंदर। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज।